नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में एसआईआर को लेकर चल रहे घमासान के बीच एक और मुद्दा चर्चा का विषय बना है। दरअसल चुनाव आयोग पर लगातार हमलों को लेकर देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने राहुल गांधी को लेकर खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश हो रही है। इसमें 16 पूर्व जज हैं, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। अब सवाल इस बात का है कि एसआईआर को लेकर हंगामा पहले से जारी है। पूरे बिहार इलेक्शन में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, तब इन 272 प्रमुख हस्तियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? चुनाव आयोग सही है या गलत, ये कौन तय करेगा? कई सारे सवाल हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वोट चोरी के आरोप में घिरे चुनाव आयोग के समर्थन में कई वरिष्ठ अधिकारी सामने आए हैं। 272 प्रमुख हस्तियों ने एक पत्र जारी कर कहा कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी चाहिए। दिग्गजों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो पारदर्शिता बनाए रखें और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करें। देश के 272 वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्र में हस्ताक्षर किए हैं और कहा है कि कुछ राजनीतिक नेता नीतिगत विकल्प देने की बजाय संस्थाओं पर उंगली उठाकर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि पहले सशस्त्र बलों की बहादुरी पर सवाल उठाए गए, फिर न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया गया और अब चुनाव आयोग को सुनियोजित और साजिशन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली अपने को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई सवाल उठाते हैं स्टेक होल्डर्स, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनके सारे संदेहों को, सारे चिंताओं को दूर करने के लिए जो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होता है वो करके फैक्चुअल पोजीशन बता दी जाए, ताकि सबको, न केवल उनको बल्कि हमारे सारे मतदाताओं को, सभी सिटीजन्स को भी ये आश्वस्त किया जा सके कि हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है और जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार की सुपारी ली है भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। और जब भी परिवार तंत्र हारता है, 95 चुनाव हारे तो बोलते लोकतंत्र पे खतरा आ गया, इंडिया इज इंदिरा, अब राहुल इज इंडिया हो गया है। तो आज जो रियलिटी चेक देने का काम उनको जनता की ओर से भी हुआ है, उनके साथियों की ओर से भी हुआ है, कांग्रेस के नेताओं की भी ओर से हुआ है और अब इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा है कि संविधान को टारगेट करना बंद कीजिए। पर ये लोग वो है जिन्होंने हमेशा अंबेडकर जी का अपमान किया और आज भी वही कर रहे हैं। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? और इनमें से कोई भी एक चुनाव आयोग का व्यक्ति क्यों नहीं है? जब सरकार ही देश के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने का, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या उसके साथ एक प्रकार का भेदभाव करने का प्रयास करती है, तो जाहिर है दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, बाहर के लोगों को मौका मिल जाता है, विदेशों में मौका मिल जाता है कि वो हमारे अंदरूनी मामले में दखल देते हैं। और जो सबूत पेश किए उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया।
सबूत पेश किए गए हैं ना। अगर आप सबूत को नकारते हैं और आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो आप बताते हैं क्यों कर रहे हैं। तो जो पेश किए हैं राहुल जी ने, उन बातों को नकारने के लिए, उनको काटने के लिए वो क्या कह जवाब देते हैं। सिर्फ ये कह देना कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, तो काम की बात नहीं है ना। राहुल गांधी जी ने कुछ मेहनत करी, लोगों से बैठकर शोध कराया और उसके बाद कुछ चीज पेश करिए। आप उसकी काट करना चाहते हैं तो उसकी काट करिए, लेकिन काट करिए एनालिटिकली। आप कुछ तो समीक्षा करके काट करिए। सिर्फ ये कह देना कि ये गलत है, वो तो अच्छी बात है। ये 272 ही निकले भाजपा के पक्ष में, है 272 ही निकले। ये संख्या ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोगों की संख्या इस देश के अंदर कम से कम 10,000 होगी। तो भाजपा के पक्ष में भाजपा को 272 ही मिले। तो उनसे पूछ लेना, ये इतने तो आरएसएस वालों ने काट था। हम ब्यूरोक्रेसी में, ज्यूडिशरी में अपने लोग भेजे होंगे। 272 या 232 जो लोग हैं वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी, आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छींटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं। अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश हुई, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। राहुल गांधी पर सीधे प्रहार करते हुए पत्र में कहा गया है, गांधी बार-बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। कह चुके हैं उनके पास सबूत है, लेकिन आज तक कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। सभी का मानना है कि लगातार चुनावी हार और जनता से दूरी के गुस्से की भरपाई कांग्रेस संस्थाओं पर हमला कर पूरी कर रही है। पत्र में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और एन गोपाल स्वामी का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन अधिकारियों ने चुनाव आयोग की साख और ताकत को नई ऊंचाई दी थी। ऐसे में आज जरूरत है कि जनता और सिविल सोसाइटी चुनाव आयोग के साथ खड़ी हो। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से राजनीति छोड़कर नीतियों, ठोस कार्यक्रमों और जिम्मेदार लोकतांत्रिक आचरण पर ध्यान देकर चुनावी फैसलों को गरिमा के साथ स्वीकार करने का आग्रह किया गया है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस या विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल क्यों और किन परिस्थितियों में उठाए। और बिहार चुनाव के दौरान जब ये मुद्दा पीक पर था, तब इन वरिष्ठ अधिकारियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। और इस पत्र के जारी होने के बाद क्या आरोप प्रत्यारोप खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो वोट चोरी का सवाल है और चिट्ठी पर बवाल है। अब देखिए, जो विपक्ष है उनके सवाल अपनी जगह पे जायज हैं और जो वरिष्ठों की चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी पर सवाल सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अब क्यों बोल रहे हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ था, फिर विवाद होना शुरू हुआ, पूरा इलेक्शन निकल गया, तब ये सारी चीज़ें नहीं आई। और एक बात और, जिस तरीके से यूबीटी की सांसद कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस को लिखने के बजाय, आप उनको कटघरे में खड़ा करने के बजाय इलेक्शन कमीशन से कह दें कि 18 डेटा जो चाहता है विपक्ष या पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, आप वो कर देते तो शायद ये बवाल इतना होता ही नहीं। तो देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं, सवाल अपनी अपनी जगह पे दोनों के जायज हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, नहीं करना है, वो सही है या गलत है। बवाल बढ़ता जा रहा है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में महेश वर्मा, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, स्वागत है उनका चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में विवेक पांडे। विवेक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवानंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, एसआईआर, वोट चोरी अब किसी से छिपी नहीं है और क्या है, कैसी है, उस पर मुझे नहीं जाना। अभी तक तो ठीक है, सत्ता पक्ष था,
जितनी बातें आनी थी वो आ गई। अब 272 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, उन लोगों ने बहुत खुलकर एक पत्र लिखा, कई सारी चेतावनियों से भरा हुआ, सुझावों से भरा हुआ। एक सुझाव उसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर था, लेकिन आप लोगों को और राहुल गांधी को लेकर साफ तौर पे कहा कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनके तरफ से तो जितनी बातें हैं, जो हमारे विश्लेषक हैं, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो सब तरफ से घिरते ही चले जा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, सत्ता पक्ष तो देता भी नहीं। जनता ने जो नतीजे दिए बिहार में, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस कनेक्ट करके बात कर रही हूं, उससे भी ये लगता है कि चलिए पब्लिक साथ नहीं थी। अब जो ये सीनियर हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। थैंक यू ज्ञानेश गुप्ता जी, संधू जी एंड जोशी जी, थैंक यू। संविधान के बार बार वोट चोर गद्दी चोर इनको चल रहे। ये 272 जो लेटर चिट्ठी लिखा है हमारा नेता जननायक, देखो इतना ही इनके 272 सम्मानित, बहुत सम्मानित जज साहब है, 30 और 123 ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद फौजी है, बहुत सम्मानित लोग है, बहुत मानता हूँ राखी जी मैं। अगर इतना ही है तो अमित शाह जी को पूछ सकते हैं जस्टिस लोया का हत्या कैसा हो गया। अगर इतना है, चुनाव आयोग को क्यों नहीं पूछते वोट चोर गद्दी चोर? बिहार में इतना अच्छा माहौल था, ब्राजील की मॉडल, आज हरियाणा में 22 बार वोटिंग हुआ। अगर इतना है 226 लाभार्थी, बीजेपी के लाभार्थी बोलता हूं मैं, रिटायर्ड ऑफिसर, कुछ लाभार्थी तो नहीं है इनके पास, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नहीं गए हैं इनके पास, कोई चुनाव आयोग का कुछ, चुनाव आयोग रिटायर्ड चुनाव आयोग कोई भी 272 में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और ये भूल गए क्या 272 सम्मानित लाभार्थी, बीजेपी आरएसएस के लाभार्थी? अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 4 लोग गेट ऑफ इंडिया के सामने बैठ के आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो नहीं दिख रहे। एक साल मणिपुर जल रहे थे, वो 272 लाभार्थी जो रिटायर्ड ऑफिसर है, लाभार्थी बोल रहा हूं मैं, बीजेपी लाभार्थी, इनको उस टाइम नहीं दिखा है। मणिपुर में माता भगिनी को पीट रहे थे, रेप हो रहे थे और हत्या हो रहे थे, वो नहीं दिख रहे। युवा युवती को लाठीचार्ज हो रहा था, पेपर लीक हो रहा था, वो नहीं दिख रहे। नरेंद्र मोदी जी, आज सुब्रमण्यम स्वामी डेली बैठ के कुछ कुछ अनाप शनाप जो चाहिए वो बोलता है। हमारे घर पे भी माता भगिनी है, सुनने के लिए शर्म आता है। हर आदमी, आप ही देखिए, ये 272 लाभार्थी को नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में वोट चोर हुआ है, लोकसभा इलेक्शन में हम जीते, विधानसभा में वो लोग जीते। उस टाइम क्वेश्चन नरेंद्र मोदी अमित शाह को पूछने का और चुनाव आयोग को पूछने का 272 लाभार्थी को नहीं आता है। युवा युवती को बेरोजगार चरण पर किसान सुसार कर रहे, कभी नरेंद्र मोदी को पूछा है? अमित शाह जी को पूछा है? निर्मला सीतारामन जी को पूछा है? 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ने के बाद सिंदूर के नाम पे राजनीति किया। उस टाइम सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह, दोनों मेरी बहन, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जैसे काम रात को 1:16 में पाकिस्तान में घुस के उधर अटैक किया। उसको बोलती पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बहन है। विजय शाह को पूछने का अधिकार 272 लाभार्थी, इनको ऑफिसर को अधिकार नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी 272 सम्मानित रिटायर्ड जज साहब, अब ब्यूरोक्रेसी फौजी, इनको ये पता नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी की बेटी मानसी सोनी के पीछे नरेंद्र मोदी ने कितना क्या क्या नहीं किया, ये नहीं दिखता है। पूरा फैमिली डर के अमेरिका में चुप के रहा, ये नहीं दिखता है। जस्टिस लोया का हत्या हुआ, ये 272 इनको पूरा सम्मानित, इनको ये नहीं दिखता। जस्टिस लोया का हत्या हुआ, हरियाणा पांडा का हत्या हुआ, ये नहीं दिखता है। क्या चल रहे हैं? अदानी को 3000 एकड़ जमीन अयोध्या में दिया, ये नहीं दिखता है। अंबानी को वक्फ बोर्ड का जमीन दिया, अदानी का एंडिलिया पैलेस पे, ये नहीं दिखता है। हिंदू मुस्लिम करना, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं, संविधान का बार बार हत्या हो रहे हैं, संविधान के बारे में ये नहीं पूछता है। इतना ही सम्मानित इनको 272 में दम है, गर्व है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनाव आयोग को पूछने के लिए बोली है। दूसरी बात, इसमें 72 लोग जो सम्मानित है, इनको चुनाव आयोग को रिटायर्ड हुए चुनाव ऑफिसर कोई तो है, एक आदमी नहीं है, क्योंकि सब लोग लाभार्थी है और बीजेपी के लाभार्थी में है। दूसरी बात, आज बार बार कहीं भी हम गए राखी जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं, गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? चौथा स्तंभ होता था, सम्मानित होता था। एक पत्रकार,
एक कहीं भी जाके खड़ा हुआ तो वहां सामने वाला सोच समझ के काम पॉजिटिव करता था। आज वो कहाँ गए? एक कैंसर जैसा हुआ है। गोदी मीडिया बोल रहे शर्म आना चाहिए। कोई भी चैनल पे अपोजिशन का कुछ भी नहीं है। इनका ही अग्रवाल बीजेपी का प्रभारी राजस्थान का जो अभी उधर उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, फिर भी कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के आया। वो खुद दास, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक खुद मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में पूछा गया, उन्होंने, वो दास अग्रवाल बोलता है, राधाकृष्ण दास अग्रवाल जी बोलते हैं, चुनाव आयोग हमारे जेब में, अपोजिशन को जिंदा रखने के लिए छोटा मोटा चलता है। शिवानंद जी, इनका स्टेटमेंट है। शिवानंद जी सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी ने इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारी चीजें, आप जिस मॉडल का जिक्र कर रहे थे उसका भी ब्यौरा आया, कितने वोट डले, और भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की है, बहुत सारी चीजों को सामने रखा, बहुत सारी वोटर लिस्ट को सामने रखा कि कैसे वोट डले हैं, किसको डेड बताया गया। उसके बावजूद ये सब लोग जो हैं वरिष्ठ, इन्होंने अपनी चिट्ठी के माध्यम से ये कहा है कि आप लोग कोई भी आधिकारिक या कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए हैं जिससे आप कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा करेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अब फिर वो क्या था? इसका मतलब राहुल गांधी ने जो दिखाया वो झूठ था। अभी सुनिए, ये लोगों ने इनका पहला माननीय 272 लाभार्थी, बीजेपी आरएसएस का लाभार्थी को सीबीआई, इनकम टैक्स कभी हुआ है क्या देखना पड़ेगा। इनका कोई लाभार्थी कुछ फायदा चल रहा है क्या? कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कोई कमेटी में है क्या? कोई सांसद है क्या? देखना पड़ेगा। जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल करके श्री राम प्रभु जी का ऑर्डर उनके जेब में लिया, ये भी देखना पड़ेगा। आज भी जस्टिस वर्मा के घर पे इतना बड़ा पैसा मिला, तो माननीय 2072 जो माननीय है, उनको पूछने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं पूछा? अरे पूछो ना। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प आज भी बोल रहे इस बार मैंने करवाया। अरे पूछो ना, सम्मानित 272 नरेंद्र मोदी जी को दम है। कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर बात आई है तो आप लोग इन 272 लोगों से पूछ लीजिए कि किस बिना पे आप ये दावे या बातें कर रहे हैं। राखी जी, कांग्रेस, देखिए, आप पर सवाल आया तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। राखी जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ है? ये पूछने का अधिकार 272 सम्मानित ऑफिसर को है। पूछो, है दम। राष्ट्रपति मुर्मू जी, श्री राम प्रभु जी का इतना बड़ा हुआ था क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछा? आदिवासी एक महिला, वो राष्ट्रपति थे, सम्मानित थे, मेरी माँ समान थे, उनको नहीं बोला? ये पूछने का अधिकार सम्मानित को नहीं है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? अब बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया, क्यों नहीं पूछा? बीजेपी आरएसएस का इतना बड़ा कार्यालय और कचेरी बन गया, क्यों नहीं पूछा? महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, हरियाणा में वोट चोरी हुआ, बिहार में वोट चोरी हुआ। बिहार में आप देखिए, राखी जी 30 सेकंड ले रहा हूं। इंदिरा गांधी जी का 1984 में हत्या होने के बाद कांग्रेस का रेट 10 to 9 नहीं था, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का इतना बिहार में। अरे चोरी करना है तो जरा संभाल के तो करो। बैंक में राखी जी आपके अकाउंट में समझो 10 करोड़ है और लोगों को दिख रहे राखी के अकाउंट में 10 करोड़ है। आप लोग राखी जी पे क्यों देते हैं? नहीं राखी जी, आप हमारे सम्मानित है और आप हमारे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता करके आप हमारे बात आप रख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए राखी जी, 10 करोड़ आपके अकाउंट में है और 16 करोड़ चेक पास हो गया। हाउ कैन? कैसा हुआ? अरे पूछने का अधिकार तो है। ये 272 सम्मानित ऑफिसर, ये लाभार्थी तो नहीं है बीजेपी आरएसएस का। मैं पूछना चाहता हूँ, मणिपुर चल रहा था, मणिपुर के टाइम क्यों नहीं पूछा? जम्मू कश्मीर में इतना एलजी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हमारे साथ। मैं जवाब देती हूँ। शिवानंद जी, चलिए, बहुत लंबा समय मैंने दिया, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए एक बार। चुनाव आयोग के दोनों फिर कंटिन्यू करेंगे ना सर, रुकिए। दोनों दामाद आए से क्यों नहीं पूछ रहे? कितना भ्रष्टाचार किया, क्यों नहीं पूछ रहे? ठीक है, एक सेकंड। महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी। अरे शिवानंद जी रुकिए तो सर, कितना समय दिया मैंने? प्लीज 1 मिनट। ठीक। महेश जी बोलिए। नमस्कार महेश जी, 272 लोग कांग्रेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लाभार्थी हैं, मतलब बीजेपी के लाभार्थी हैं। बहुत सारे सवाल उधर से आए हैं कि उनके बारे में नहीं पूछा गया। आप ये वोट चोरी पे कहां बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए, इतना पेट दर्द है तो सर ये लाभार्थी हैं नहीं हैं? और ये जो पूरा माजरा फिर आया, क्या है इसके पीछे? कहां से आ गए ये अचानक से?
देखिए गवर्नमेंट लिखवा दे यार पता राखी जी। नहीं मतलब ये जो है लोकतंत्र पे ये किस तरह का आघात करने पे उतारू हैं, किस प्रकार का इनका विध्वंसकारी सोच है, ये इसी बात से पता चलता है। इस देश में अभी 2022 में 197 लोगों ने सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी। उससे पहले असहिष्णुता इंटॉलरेंस के बारे में 47 बुद्धिजीवियों ने सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी। हमने कब कहा कि आप लोग ऐसे चिट्ठी लिख के और कहीं आप लोग कांग्रेस की मदद कर रहे हो या कहीं सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा सेट कर रहे हो? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो है विपक्ष का नेता, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, कांग्रेस का एक शिखर पुरुष है, उस व्यक्ति को कहीं चुनाव में चुनाव आयोग के लेकर अगर कोई आपको सस्पेंस है, कोई आपको किसी तरह की शंका है, किसी तरह से दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो कि हमारे पास सबूत है, तो आपके सबूत के ऊपर अगर चुनाव आयोग ने जो इंक्वायरी करी या वो कर्नाटक को लेकर है, जहां आपकी सरकार बनी, जहां पर सरकार बनने के बाद आप ये कह रहे हो कि वहां पे कहीं चुनाव वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, कहीं जो है एक ही पते पे इतने सारे लोगों को रजिस्टर्ड कर दिया गया। इसी प्रकार से हिमाचल में हरियाणा में देखिए, लोकसभा चुनाव होता है अप्रैल 2024 में, 5 सीट हम हार जाते हैं, तब वहां पे चुनाव आयोग में खोट नजर नहीं आती है कांग्रेस को। और जैसे ही अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होता है, जब ये हार जाती है, उसके 2 साल के बाद इनको ध्यान आता है, अरे वहां तो वोट चोरी हुई। तो ये क्या कहा जाएगा? आपका पाखंड नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अच्छा चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग आपकी बात को जवाब नहीं दे रहा, तो आप क्या करिएगा? आपने अगर सच बोला है तो सच की लड़ाई लड़िएगा ना। आप कहीं कोर्ट में जाइएगा, अपने साक्ष्य के साथ कंप्लेन एक विधिवत दीजिएगा, कहीं आप ये बताइएगा कि देखिए साहब हमारे पास साक्ष्य है, उसके बाद भी चुनाव आयोग जो है इससे मुंह फेर रहा है, चुनाव आयोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप जो है, आपकी मंशा ये नहीं है, आपकी मंशा ये है कि केजरीवाल स्टाइल में इस देश में हिट एंड रन, क्या है हिट एंड रन, कि आरोप लगाओ, आरोप लगा के उसके बाद भाग जाओ। उसके बाद कोई अगर आदमी मानहानि का मुकदमा चुनाव आयोग कर नहीं सकता आपके ऊपर, किसी के व्यक्तिगत आक्षेप तो आप लगा नहीं रहे हो। आप चुनाव आयोग के स्टेक होल्डर जो है कांग्रेस भी है, वो ये कह रही है कि भाई आपके हम क्रियाकलाप से खुश नहीं है। तो चुनाव आयोग की एक मजबूरी है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर करने का आदेश दिया है। ये उससे भी शर्मनाक बात है कि एक राहुल गांधी जो चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपने वाणी विचार से, वो सिर्फ चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये 272 लोगों की चिंता इस बात की है कि अगर आप सवाल उठा रहे हो तो उस पर टिक क्यों नहीं रहे हो, उसको लेके आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हो। आपने राफेल के मामले में इतना बड़ा झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आपको झूठा करार दिया। आपने पेगासी के मामले में झूठ बोला, उसमें भी आपसे जब कहा गया कि आप लाइए, ये शिवानंद जी पार्लियामेंट में अपना मोबाइल दिखा रहे हैं कि साहब हमारी भी जो है जासूसी की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ठीक है साहब आप दे दीजिए मोबाइल, हम चेक कर लेते हैं। नहीं, हम मोबाइल नहीं देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद लगातार ये पेगासी के बाद ये हिडनबर्ग की बात करें, वो भी सब झूठी बातें निकली। देश को कमजोर करने की नीयत से आपने कई बार ऐसी बातें कही जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा मतलब महसूस किया गया। संविधान के ऊपर आप लगातार प्रहार कर रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके ऊपर आपने सेना को कायर करार दिया, उसको लेकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी निंदनीय है कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस तरह से, आपकी औकात क्या है कि आप सेना को कायर करार दें, और आपने ऐसे वाणी और विचार प्रकट क्यों किए। तो सवाल यह है, और इसी प्रकार से राहुल गांधी, आज स्थिति उनकी ये हो गई है कि उनके पार्टी के अंदर G23 याद करिए 2020 में, 2021 की घटना है कि 23 ऐसे नेता थे जो इनके व्यक्तित्व और नेतृत्व पे सवाल खड़ा किए, उन सबको इन्होंने गद्दार करार दिया। उसके बाद अभी शशि थरूर ने बकायदा आर्टिकल लिखकर इनके नेतृत्व और व्यक्तित्व पे सवाल खड़ा किया कि सिर्फ इस आदमी को इसलिए ढोया जाए इस देश में कि ये आदमी नेहरू गांधी परिवार में पैदा हुआ है। इस आदमी की सिर्फ इस बात के लिए कहीं प्रशंसा होनी चाहिए कि ये कांग्रेस में जो इनके आजू बाजू के लोग हैं,
वो इनको कहीं कंधे पे ढो रहे हैं? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी नैतिकता अगर कहीं बची हुई है, 1% भी कहीं वो समझते हैं कि इस देश के प्रति, इस देश के खाते पीते हैं, इस देश में रहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए कि किसी एक मुद्दे को लेकर जो कह रहे हैं कि मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, वो जाए कोर्ट, बताएं कोर्ट को। लोग जो है हमेशा, हमने कोल स्कैम हुआ इन लोग का, हम गए। इसी प्रकार से इन्होंने जब ये जिस आरोप में ये बेल पे हैं, वहां हम गए। जो अपना जो नेशनल हेराल्ड वाला केस था, सुब्रमण्यम स्वामी का ये नाम ले रहे हैं, इनकी दोहरी नागरिकता के ऊपर जो है सवाल आज खड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनकी दोहरी नागरिकता के ऊपर जो है हियरिंग कर रहा है। सोनिया गांधी जी जैसे इनके शिखर नेता जो है गैर कानूनी तरीके से वोट बनाने का जो कारनामा है वो इनके नाम से दर्ज है। तो सवाल यह है कि आप लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में अगर कोई काम करोगे, तो या वो पत्रकार हो, या नौकरशाह हो, या देश के जनरल हो, या वो कोई भी व्यक्ति जुडिशरी से हो, अगर उसने इस बात के लिए कहीं कहा कि भाई अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आप उठाइए कदम, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सवाल यह है कि झूठ बोल के आप नुकसान किसका कर रहे हैं? ठीक है, जिस टहनी पे आप बैठे हैं उसी को आप काट रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक और इससे निंदनीय बात क्या हो सकती है? ठीक है महेश जी, वापस आऊंगी। विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विवेक जी, क्या मत है आपका इस चिट्ठी को लेकर? क्योंकि देखिए, बीजेपी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है, समाजवादी पार्टी का क्या मत है? क्योंकि एसआईआर को लेकर जो विरोध था, जो तकलीफ थी, जो तमाम बातें थी, वो समाजवादी पार्टी को भी थी। बहुत सारे सवाल आए हैं पूरे इलेक्शन के दौरान। लेकिन अब ये जो चीज़ आ रही है, जो कांग्रेस को लेकर खास तौर पर की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गठबंधन का हिस्सा है, आप क्या मानते हैं? राखी जी, पहले तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करूंगा। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा। और सौभाग्य है कि आज बहुत मुझे लगता है एक लंबे अरसे के बाद आपके साथ पुनः डिबेट में बैठने का मुझे अवसर मिला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। देखिए, मुझे जहां तक दिखाई देता है कि ये पत्र और इस पत्र का आशय केवल और केवल एक डैमेज कंट्रोल करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में अभी लोकतंत्र जीवित है। और वो कैसे है? क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिए, उसके बाद उनको नोटिस देने की जगह जिस तरह भाजपा के कैडर को नोटिस दी जाती है उनके बयान को लेकर के, ये कहीं ना कहीं विदेशी मीडिया ने बहुत बखूबी कवर किया है। और इस कारण जो विदेशों में भारत की छवि है निष्पक्षता की, लोकतंत्र, जिसके लोकतंत्र का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। और ये कारण है कि इस तरह से नौकरशाहों को, पूर्व अधिकारियों को जो भाजपा समर्थित है, आप इनमें अधिकारियों के अगर नाम देखेंगे, मैं भी वही देख रहा था, एक एक अधिकारी का नाम और उसका जब आप कार्यकाल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो पूरी भाजपा की एक टूल किट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा की छवि बचाने के लिए। वास्तविकता ये है। और उससे बड़ी बात पे मैं लेकर के आता हूं, अगर मैं कहता हूं कि चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम गलत हैं और इस पत्र का वजन बहुत अधिक है, तो मैं ये सवाल पूछूंगा, कम से कम हमारे आदरणीय बैठे हैं सभी लोग मंच पे, कि जब इस देश में असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग, भीड़ को, जय श्री राम के नारे के दुरुपयोग को लेकर के जब बुद्धिजीवी पत्र लिखते हैं, उस पत्र पे चर्चा नहीं करती भाजपा कभी बैठ करके। 108 पूर्व नौकरशाह सीसीजी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप में नफरत की राजनीति को समाप्त करने का जब आह्वान करते हैं, उस पत्र पे कभी भी चर्चा नहीं करती भाजपा। विभिन्न बुद्धिजीवी और नागरिक समाज के लोग जब कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, केंद्र सरकार की अक्षमता पे सवाल उठा रहे थे, उस पत्र पे आज तक कभी चर्चा नहीं करने आई भाजपा। 9 विपक्षी दलों के नेता ने अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धिजीवियों के विचारों का समर्थन करते हुए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर पत्र लिखा, लेकिन कभी भाजपा नहीं आई। मैं आपके टर्न में नहीं बोला। आपको देखिए अब दर्द हुआ ना, यही दर्द अभी दर्द आएगा, रुक जाइए। मैं आपके टर्म में नहीं बोला, मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, आप सत्ता में हैं, विपक्ष की आवाज दबाना आपका कर्तव्य है, लेकिन अब सत्य तो सत्य है। कागज एक बार जीवित हो गए तो उसको मारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि कागज तो जीवित है, वो आजीवन जीवित रहेंगे। कागजों को अमृत तो प्रदान है, ये तो आप भी जानते हैं। और उससे बड़ी बात, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जिसको की कहते हैं, उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी फायर ब्रांड है। हाथरस कांड और कानून व्यवस्था में लापरवाही को लेकर 92 से अधिक लोक सेवकों ने पत्र लिखा था, कभी इस पर चर्चा नहीं की, न भाजपा की कैडर ने की, न भाजपा के मुख्यमंत्री ने की। धर्म परिवर्तन विरोधी
अध्यादेश और नफरत की राजनीति का केंद्र बनाने का आरोप लगा करके 104 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने बाकायदा पत्र लिखा था, जिसमें कि बड़े बड़े मतलब देश के बड़े पदों को धारण करने वाले लोग थे। उस पर भी कभी इन्होंने चर्चा नहीं करी। शासन व्यवस्था का पूर्ण पतन, कानून व्यवस्था का उल्लंघन, इसको लेकर के 74 पूर्व नौकरशाहों ने लगभग 200 अन्य नागरिकों के समर्थन के साथ पत्र लिखा, लेकिन कभी भाजपा ने चर्चा नहीं की। बुलंदशहर हिंसा को लेकर के 83 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा, लेकिन कभी भाजपा ने चर्चा नहीं की। तो मेरा सवाल तो बस इतना सा है, और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पे तो गया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, कोलेजियम सिस्टम है, उसको लेकर के जो पत्र लिखे गए, उनको तो सरकार, मुझे लगता है कि वो तो पोस्ट पहुंचा नहीं पहुंचा उसका भी नहीं पता। मुझे लगता है वो पोस्ट ऑफिस में डाले गए, वहीं से गायब हो गए। सवाल ये है कि जब आज एक नैरेटिव भाजपा ने खुद सेट किया है और उस नैरेटिव के कारण अब इनको जब नुकसान दिखाई दे रहा है, तब ये अपना एक टूल किट ले आए, पत्र आंदोलन। पत्र आंदोलन तो तब हो रहा था जब विपक्ष के लोग लिख रहे थे। सत्ता के द्वारा लिखे गए पत्रों का संज्ञान लेने से अच्छा अगर विपक्ष के पत्रों का संज्ञान लिया होता तो आज ये दुर्व्यवस्था नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि एसआईआर में बिहार में हम कहते हैं कि चलिए कांग्रेस गलत, हम गलत, सब गलत, विपक्ष पूरा गलत है, उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना। मैं इनको एक सटीक रास्ता दे देता हूं, ये साबित करवा देंगे। एसआईआर में जो 64 लाख वोटर्स काटे गए, वो किस आधार पे काटे गए, वो किन जातियों के थे और किन कारणों से काटे गए, इसकी पूरी एक डेटा बना करके इसकी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान जाएंगे। चुनाव आयोग कर पाएगा। और जो नाम जोड़े गए, वो क्यों जोड़े गए, वो किस जाति के लोग थे और वो किसके समर्थक हैं, वो भी सार्वजनिक हो जाएगा। आप विपक्ष के वोट कटवा करके बिहार फर्जी ट्रेनों में भर के आप अपने वोटर्स लाएंगे। आपका नेता दिल्ली में वोट डाल रहा है, आपका नेता बिहार में वोट डाल रहा है, आप इसको निष्पक्ष बता रहे हैं। आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खिल्ली उड़ाई जा रही है। और उससे बड़ी बात, जब चुनाव आयोग पे सवाल उठाइए तो किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था उस दिन कि क्या चुनाव आयोग भाजपा की इकाई है जो किरण रिजिजू जी आ गए वहां पे डिफेंड करने। उस दिन हमारे चुनाव आयुक्त कहां चले गए थे भाई। चुनाव आयुक्त का जो चुनाव आयोग का दायित्व है उसको तो भाजपा पूरा कर रही है। चुनाव आयोग को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। चुनाव आयोग को जितना इन्होंने आदेश दिया था, चुनाव आयोग ने उतना पालन करके इनको सत्ता पे थोप दिया बिहार की जनता पे। देखिए, एक बात जान लीजिएगा, आपकी मीडिया ने कवर किया है, इस देश के कैमरों ने कवर किया है। बिहार के सम्मानित मतदाताओं को ले जाने के लिए तो ट्रेनें चली, लेकिन उन मतदाताओं को जब वापस अपने कार्य क्षेत्र गंतव्य में जाना था, दूसरे राज्यों में जाना था, तब किसी ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की गई थी। वो उसी भीड़ का हिस्सा थे जो भीड़ सालों से बिहार झेलता आया है। तो मुझे लगता है कि इस बात को बिहार की जनता को समझना चाहिए। अगर चुनाव आयोग वाकई ईमानदारी से काम कर रहा है तो जिस तरह से वोट खरीदने के नाम पे 10-10 हजार रुपए अकाउंट में खाते में डाले गए, समय बड़ा मैटर करता है राजनीति में। देखिए, सरकारी योजना इनको 10 साल में नहीं याद आया। महिलाओं को स्वावलंबी 10 साल में नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जब बिहार का इलेक्शन आया उस समय इस योजना को लागू करना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कि देखिए, नियति और मंशा ये इन्होंने खुद अपनी संदिग्ध की है। इनके कार्यप्रणाली और इनकी जो रणनीति थी वो इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत के लोकतंत्र का माहौल बनाएगी, ये शायद इन्होंने नहीं सोचा था। और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब इस पत्र को ला करके इस पत्र पे चर्चा जारी है पूरे देश में। मैं पूछ रहा हूँ, जो पत्र पूर्व में लिखे गए उन पत्रों पे भी चर्चा करवा लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है तब निष्पक्षता साबित होगी सरकार की। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ राखी जी। आप संदीप जी, दो बातें हैं यहाँ से। देखिए, राजनीतिक रूप से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये पक्ष विपक्ष हैं, ये अपनी बात उस तरीके से रखेंगे। सवाल मैंने पहले शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि सत्ता पक्ष कुछ कहता है तो विपक्ष के सवाल भी हम नकार नहीं सकते, वो भी अपनी जगह जायज थे। यहाँ अब दो बातें हैं। जिस डैमेज कंट्रोल की बात अभी विवेक जी कर रहे थे, क्या वाकई इस इलेक्शन के बाद और दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है, वो कंटिन्यू जारी रहेगी, क्या वाकई एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? पहला सवाल। दूसरी चीज, ये बार बार इस पूरी चर्चा में एक बात आई है, वो ये थी कि यदि आप सही हैं और आप सही हैं तो आप ये 272 हस्तियों ने कहा सबूतों को दिखाइए, आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दीजिए, कानूनी रूप से लड़ते रहिए। तो भाई, इलेक्शन कमीशन को यदि लग रहा था कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, स्वतंत्र संस्था होने के नाते उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो वो भी एक मजबूत अपनी साख को बचाने के लिए कानूनी रूप से आगे आ सकते थे। ये 272 लोगों ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी फिर कानूनी सहारा लेना चाहिए था कि आप इस तरह से छवि धूमिल ना करिए। तो सर, दोनों तरफ से ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो फिर था क्या?
देखिए राखी जी, जिस तरीके से ये 272 लोगों को सामने ला करके चीजें रखी गई है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। ये चुनाव आयोग को मजबूत दिखाने की और विपक्ष को कमजोर दिखाने की साजिश है। ये साफ पता चलता है कि ये पॉलिटिकल प्लानिंग है, पॉलिटिकल हिसाब से किया गया है कि ताकि बीजेपी को भी एक साइड किया जाए, डायरेक्ट बीजेपी के लोग भी प्रोटेक्ट ना कर पाए। और चुनाव आयोग तो आपको पता ही है, सामने आकर के सफाई देता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा मैनेज किया जाए, लोगों को ये लगे कि राहुल गांधी या विपक्ष गलत है और ये 272। अगर कल कांग्रेस पार्टी अपना एक मैसेज अंदर कन्वे कर देती है कि 500 लोगों को एक नोटिस देना है, तो कल 500 आ जाएगा। अगर समाजवादी कल कह दे कि 1000 लोगों को इस तरीके का एक नोटिस निकालना है, वो आ जाएगा। कोई सी भी पार्टी अपने लोगों को इस तरीके का नोटिस, क्योंकि सबके अपने अपने सेल बने हुए हैं, एडवोकेट्स का अपना बना हुआ है, जजेस का अपना बना हुआ है, डॉक्टर्स के अपने सेल बने हुए हैं। इसमें राखी जी सब तरह के पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी सबको जोड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे डॉक्टर्स का 1 लाख लोगों का मैसेज चाहिए, कल डॉक्टर्स का ही मिल जाएगा 1 लाख लोगों का मैसेज। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी और ये भी समझनी पड़ेगी, चलो हम ये मान लेते हैं कि भाई 272 लोग ऐसे हैं देश में जिन्हें देश की चिंता है, तो फिर वो 272 लोगों को हम देखते हैं 2014 से लेकर अब तक वो कहाँ थे। जब मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, क्या उन 272 लोगों ने कोई लेटर, एक भी लेटर आज तक लिखा? जब मोदी जी ने घोषणा की थी कि जो किसान है इनकी आय दोगुना कर देंगी, क्या उन 272 लोगों ने कभी आज तक पूछा कि भाई किसानों की आय दोगुना हुई क्या? क्या 272 लोगों ने आज तक पूछा हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ बने हैं? क्या उन 272 लोगों ने पूछा काला धन पर सरकार ने क्या कार्य किया है? क्या उन 272 लोगों ने पूछा 15-15 लाख रुपए मिले हैं क्या? क्या उन 272 लोगों ने पूछा जब महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा की बात होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब हो क्या रहा है? जब देश की पहलवान बेटियां दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी, क्या वो 272 बेटे उनके साथ बैठे थे? क्या जब चिन्मयानंद का केस हुआ 272 बेटे उस बेटी के साथ बैठे थे? जब कुलदीप सेंगर ये कांड कर रहा था, क्या वो 272 उस बेटी को बचाने के लिए आए थे? क्या जब हमारे देश की मीडिया झूठ बोल रही थी कि पाकिस्तान में घुस गई है हमारी सेना, तो क्या हम उन 272 लोगों ने मीडिया से, किसी भी मीडिया के चैनल से या एंकर से सवाल किया क्या आप झूठ क्यों बोल रहे थे? तो आपने राखी जी इतने एग्जाम्पल के साथ मेरे ख्याल से गांव देश का एक अनपढ़ बच्चा भी समझ गया होगा कि ये एक राजनीति है, राजनीति का एक टूल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर फिर 2 बातें आती हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें विपक्ष की तरफ से मांगी गई थी वो रख सकते थे। वो ऐसा कोई डेटा नहीं था जिसमें कोई बड़ी प्राइवेसी थी। जैसे कि अभी विवेक जी कह रहे थे कि आप बता दें, बस इतना ही बता दें कि जिन 64 लाख लोगों के आपने नाम काटे वो किस आधार पर कटे, वो किस जाति के थे और जिन्हें ऐड किया वो क्या थे। भाई ये डाटा पब्लिक डोमेन में आने में कोई परेशानी नहीं थी और इतने बड़ा आरोप यदि लग रहा था इतने बड़े चुनाव में तो ये चीज़ें आनी चाहिए थी। अब अभी संदीप जी ने भी कहा इलेक्शन कमीशन कुछ कहता नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं कहता तो उसे अपनी उस पर जो आरोप लगे उसे अपनी साख के बारे में सोचना चाहिए। वो गठबंधन पर या विपक्ष पर कोई भी कानूनी कार्रवाई के तहत आगे बढ़ता, वहां से हुआ नहीं। राहुल गांधी ने जितनी चीजें रखी हैं उसको भी आप कह रहे हैं कि गलत है। तो ये आइडेंटिफाई कौन करेगा कि चुनाव आयोग सही है या गलत है, या राहुल गांधी सही है या गलत है? और फिर इससे भी बड़ा सवाल, पूरी SIR शुरू हो गई, बिहार का इलेक्शन हो गया, ये 272 अभी क्यों आए? देखिए राखी, जहाँ तक हमें अभी तक जो समझ में आया है कि चुनाव आयोग की जहाँ तक बात करें, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जब कोई सवाल उठता है तो साख बचाने का काम उसी का है। अपनी साख कौन बचाता? हमारे बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करे तो अपनी साख बचाने का काम किसका? हमारा है। इसको ये कह देना कि उन्होंने सवाल पूछा और ये गलत है तो आप गलत साबित कर दीजिए। ये नहीं कहने का मतलब है कि आप जो है आप जाइए कोर्ट जाइए, अदालत जाइए, तमाम चीज़ें जाइए। अभी मैं पूर्व चुनाव आयुक्त का एक बयान भी सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए 272 लोग वही हैं, प्रतिष्ठित हैं चाहे अप्रतिष्ठित हों, वही हैं जो देश के नागरिक और देश के मतदाता हैं। 140 करोड़ की आबादी में अगर 272 लोग ये सवाल खड़ा करते, मान लिया जाए कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे जजेज हैं, पूर्व रिटायर्ड जज हैं, बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, लेकिन इनको भी निष्पक्ष कहा नहीं जा सकता। अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या पक्षपात नहीं कर सकते हैं? इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपका काम है, आपने जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों की एक टीम बनाया और
सवाल दे दिया कि भाई चलो राहुल गांधी जो है देश के संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तमाम बातें सामने आती हैं। विपक्ष के नेता हैं, एलओपी होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को देश और संविधान और तमाम देश की संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन भरोसा कब होगा? जिन पर भरोसा होना चाहिए वो भरोसा दे दें। जैसे हमने पूछा कि भाई चुनाव आयोग ये बता दे, हमारा ही वोट है। आज अभी देखिए मध्य प्रदेश भी मुझे लगता है जहाँ से चैनल चल रहा है, यहाँ पर भी SIR की प्रक्रिया शुरू है। आपने देखा होगा कि आप भी गए होंगे, आपके घरों में फार्म आ गए हैं, बहुत सारे कौन से नाम ये देखिए रिवीजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कितने वोटर्स हैं, कितने नहीं हैं, जो नहीं हैं उनके नाम पर हो सकता फर्जी वोट पड़े। चुनाव आयोग की प्रक्रिया जरूरी है। 2003 के बाद अब अगर जो है SIR लागू हो रहा है तो निश्चित रूप से ज़रूरी है। लेकिन एक और भी पक्ष, दूसरा पक्ष भी है कि अगर कहीं इस तरह की स्थितियाँ SIR के बाद भी आती हैं तो सवाल तो चुनाव आयोग पर खड़ा होगा। भाई उनको कसौटी पर कसा जाएगा कि क्यों ऐसे वोटर्स रुक गए, या क्यों ऐसे लोग नहीं हैं, या जिनके नाम कट गए। बहुत सारी परेशानियां हैं वोटरों के बीच में। मुझे लगता है कि 5:30 बजे के डिबेट में आपने ये भी कहा भी होगा कि किस तरह की दिक्कतें हैं। तो सवाल ये है कि ये संस्था है और लोगों की दिक्कतों को दूर करे। देखिए मतदाता देश का, इसी लोकतंत्र का एक हिस्सा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना है तो मतदाताओं का भी विश्वास लेना पड़ेगा। किसी 1-2 लोग या 10 लोग, 20 लोग, 150, 100, 150 लोग मिलकर के कोई बात करते हैं तो उन्हीं से पूरा जो है पारदर्शिता नहीं आ जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, राहुल गांधी अभी भी सवाल उठाते जा रहे हैं। अगर मान लो राजनीतिक एजेंडा ही मान लें कि इसका फ़ायदा उनको बिहार में उठाने के लिए ये ज़ोर शोर से उठाया वोट चोरी का मुद्दा, लेकिन बिहार की जनता ने उनको वोट नहीं किया, वहाँ पर महागठबंधन को वोट नहीं मिला, मिल किसको गया? सत्ता पक्ष को दिया। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में कई चीज़ें हैं, केवल एक मुद्दा ही काम नहीं करता है। वहाँ के चुनाव में किस तरह से सफलता मिली, लोगों जनता का हो सकता है नीतीश कुमार के 20 साल के कामों पर भरोसा जताया जनता ने, या हो सकता है वहाँ की और भी सारी चीज़ें हैं, वहाँ के लाभार्थी मदद कर रहे हों। ये सारी चीज़ें हैं, कई एक फैक्टर हैं। सिर्फ एक फैक्टर पर अगर ये कि वहाँ चुनाव आप हार गए, आप वोट चोरी का मुद्दा अब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये मुद्दा देखिए जब भी कोई होगा, जब भी शिकायतें चुनाव आयोग के पास जाएंगी तो ये आज एक दिन का काम नहीं, आने वाले कई चुनाव में इस तरह शिकायतें होंगी और चुनाव आयोग निरंतर इसका निराकरण करता रहा। अब चूंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया और जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा, हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों का अगर जवाब मिल जाए तो राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। इससे देश की व्यवस्था पर कहाँ, देश की संस्थाओं पर कहाँ असर पड़ता अगर सवाल पूछा जाए तो। अब रही बात हर चीज़ में साख बचाना है, तो हर चीज़ में साख बचाना है तो अपने आप को जो है पाक साबित करना है। तो इन सारी चीज़ों को राखी अगर आप देखेंगी तो ये जो मुद्दा है वोट चोरी न कहते हुए जो रिवीजन हो रहा है, इसको वोट चोरी न कहिए, लेकिन वोट अगर मान लो कट रहे हैं तो कहीं न कहीं परेशानी तो हो रही है और सवाल संस्था पर खड़ा हो जाएगा, न कि राजनीतिक दलों पर खड़ा होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी पहले विपक्ष में रहा करती थी, लगातार सवाल पूछती थी, आज सत्ता पक्ष में लगातार जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक सवाल पूछा जाए, उसके उत्तर आए जिससे जनता को लाभ मिले। जनता को मिलने वाले लाभ पर सवाल पूछा जाना चाहिए और शायद जो मुद्दा आज का है, जो भी है, इस पर ये जो जिस चिट्ठी पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरे मुद्दा भी बनी हुई है, पूरे सारे चैनलों में भी है, हम भी उसी चिट्ठी पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस चिट्ठी पर इतना बवाल किस बात का होना ही नहीं चाहिए। ये चिट्ठी भेज दिया, ठीक है, अब इनके सवालों को उत्तर राहुल गांधी थोड़े देने जाएंगे या कोई सत्ता पक्ष थोड़े देने जाएंगे, कोई सफाई नहीं देगा। क्यों देगा? आप ये सवाल उठाते रहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भी कोई ये इनकी तरफ से सारे लोग सवाल उठाते हैं, देश में बहुत सारे मुद्दों पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो इसको आपको देखना होगा। हमें लगता है कि आज जिस पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों तरफ है। और जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है पूरे देश भर में, SIR पर सारे राज्यों में काम हो रहा। अगर उसको जो है स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ उसको पूरा करता है तो हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी। बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं संदीप जी, बोलिए। हाँ, इसके बाद शिवानंद जी आ रही हूँ। राखी जी, एक्चुअली सवाल खड़े कहाँ से होते हैं? सवाल खड़े यहाँ से होते हैं
सारे पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, देश भी सुन रहा है कि जब चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन किया जाता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो चीजों में काफी परिवर्तन कर दिए जाते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते थे, वो भी हटा दिए जाते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है। मैं कहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी का भी जिक्र आया था। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के कई नेताओं पे उन्होंने केस भी किए हुए हैं। आप ऐसे व्यक्ति को बना दीजिए चुनाव आयुक्त, दे दीजिए उनको जिम्मेदारी, पता चल जाएगा, विपक्ष भी देख लेगा और सरकार भी देख लेगी। लेकिन नहीं, चूंकि एक गृह मंत्री के साथ लंबे समय तक वो कनेक्ट हैं, वो इस तरीके के व्यक्ति हैं कि हमने देखा उनकी वीडियो भी वायरल हुए, एक जगह अमित शाह जी के पैर छूकर वो आशीर्वाद ले रहे हैं, तो चीजें अपने आप में संदेहास्पद हो जाती हैं राखी जी, तभी इस तरीके के सवाल उठते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि अनिल मसीह, क्या अनिल, इतने बड़े देश में 272 अनिल मसीह नहीं हो सकते भारतीय जनता पार्टी के पास? हो सकते हैं ना। तो अनिल मसीह को क्या सजा हुई है? क्या उसको फांसी चढ़ा दिया गया? क्या ये हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं था? अगर उसको एक सख्त मैसेज चला जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। या जिस तरीके से हमारे देश में बहुत सारे आईएएस अधिकारी काम करते हैं, हर जिले में एक डीएम भी बैठा है, उनकी भी जवाबदेही है। अगर गलती पकड़ी जाती है, आपने देखा होगा कई बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड भी हुए, जेल भी गए हैं। इसी तरीके से आप कर दीजिए कि अगर आपकी चोरी या गलती पकड़ी जाती है तो आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, आपको भी सजा हो सकती है। लेकिन उनको पूरे तरीके से सुरक्षा कवच दे दिया गया है, तो सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, हाँ शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ राखी जी, ये देखिए, माननीय चुनाव आयोग अमित शाह जी के पैर छू रहे और उनके अंडर ही काम किया। इनके ऊपर 302 का मर्डर का हत्या है। इन्होंने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे केरल में, वहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर का अच्छा काम किया था। उसका पैसा कमीशन खाने के चक्कर में उसको बहुत तकलीफ दिया। उसके सुसाइड नोट पे ये गुप्ता जी का नाम है, मर्डर केस है। दूसरी बात, अमित शाह जी का देखिए ना किस तरह से पैर छू रहे हैं, शर्मनाक है ये। क्या अपेक्षा करना है चुनाव आयोग? निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरी बात, कल राखी जी बीजेपी, मेरे को ऐसा चिंता लग रहा है कि कल अगर 300 लोगों का चुनाव बिना कुछ लड़ना नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली चुनाव आयोग जो गुप्ता जी है डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दिया, तो उनके अगेंस्ट कहीं भी नहीं जा सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। चंद्रचूड़ साहब को हटा दिया, उधर हटा के इधर अमित शाह जी को बिठाया, नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों मिलके अलीबाबा 40 चोर पार्टी चला रहे। उसमें एलओपी राहुल गांधी जी का कुछ भी बात नहीं होता है। इनको तकलीफ ये हो रहे, राहुल गांधी को टारगेट इसलिए कर रहे, 10 साल ये दोनों रंगा बिल्ला जितना चाहिए लपड़ा किया, जो चाहिए उन्माद किया। इस टाइम एलओपी राहुल गांधी जी आने के बाद उनको बहुत गहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिर्ची लगा है। हमने चुनाव आयोग को क्वेश्चन पूछा तो बीजेपी को मिर्ची लगता है। क्यों भाई, क्यों? अरे हमको पूछना ही है। अगर 272 ये जो लोग है 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, इनका ये लाभार्थी है बीजेपी आरएसएस की, इनका पूरा चिट्ठा मेरे पास है राखी जी। अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन इनका पूरा 272 जो है, इनका पूरा जस्टिस लोया के बारे में क्यों नहीं खड़ा हुआ? अगर इतना ही जज को मिर्ची है, 4 सुप्रीम कोर्ट जज गेट ऑफ इंडिया के सामने प्रोटेस्ट किया। दूसरी बात, कल राहुल गांधी जी मीटिंग लिया, मैं भी मीटिंग में था राखी जी। हम अभी रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। न्याय मांगने का अपेक्षा है और हम कार्यकर्ता को एलओपी जो बीएलओ है हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, अलर्ट करेंगे। ये लोगों ने टारगेट करके इस तरह से काम कर रहे, दबाव, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दबाव में आके कम से कम अपोजिशन के जरा तो सुनना चाहिए। इन्होंने क्या किया 1.5 मंथ में? माता भगिनी को कोई पिक्चर दिखा सकता है क्या? ये सब कर सकता है क्या? कंगना जी वोटिंग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी वोटिंग कर रहे हैं, वो सब टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, हर चैनल पे चल रहे हैं और चैनल हर मीडिया में। अरे गोदी मीडिया क्यों बोल रहे भाई? मेरे को चिंता लग रही है। हर कोई भी मीडिया वाले चैनल वाले मिले, अरे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। अरे भाई क्यों इतना क्यों डरना है? सीबीआई ईडी अरे क्या करने वाले हैं? पूरा जेल भरने दो, क्या करने वाले इतना? मोदी अमित शाह कौन है ये दोनों की इतना डरने का क्या है? सीबीआई ईडी इनकम टैक्स कितना तकलीफ देना है, देने दो ना। हमारा नेता एलओपी का 2 साल सजा दिया, उनका घर पूरा खींच के लिया, पप्पू बोल के अरबों करोड़ रुपए इन्होंने ऐड चलाया, बदनामी किया। लेकिन हम डरने वाले नहीं है,
हम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हिसाब तो लेगा। कभी ना कभी हमारा सरकार आने के बाद 272 जो लोग हैं, इनका दामाद, इनके सब बच्चे, इनको सीबीआई ईडी नोटिस में भेजूंगा और मैं जरूर होम मिनिस्टर बनूंगा, फिर हिसाब तो होगा, तब क्वेश्चन तो पूछेंगे। और एक भी बीजेपी कार्यकर्ता बाहर नहीं दिखेगा, एक भी नेता नहीं दिखेगा, उस टाइम सीबीआई ईडी इनको प्यार का लेटर तो भेजूंगा, हिसाब तो होगा। इस जिस तरह से उन्माद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, बिहार में 10-10 हजार रुपए ये नरेंद्र मोदी जेब से नहीं है, मोदी साहब के पप्पा ने पैसा नहीं दिया, मोदी सरकार के पप्पा ने नहीं दिया। गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी माइनॉरिटी का पैसा, सरकारी पैसा, एक दिन पहला वो भी छुट्टी के दिन 10-10 हजार रुपए माता बहनों के अकाउंट में डाला, लाच दिखाया। उस टाइम चुनाव आयोग कहाँ था? ये 72 माननीय सम्मानित कहाँ गया? फिलहाल तो शिवानंद जी, दूसरी बात, जो आरोप बार बार कांग्रेस पर लग रहे हैं, उससे कैसे निकलना है वो देखिए। अरे राखी जी 30 सेकंड। कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम नरेंद्र मोदी को हर माता भगिनी को 10-10 हजार रुपए देने का नहीं, उनको दिमाग में नहीं आया। अब जाने दीजिए, जो पैसे जब दे दिए। आप तो ये देखिए कि आप लोगों को जो घेरा जा रहा है उससे कैसे निकलना है। जीएसटी के नाम पे 11 साल लोग सुसाइड किया, काला धन तो लाया नहीं। इतना ही दम है मोदी साहब को। ये 272 कभी पूछा सुशील मोदी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, मेहुल चोकसी कहाँ है, विजय मल्ल्या कहाँ है? पूछने का अधिकार है 272 लाभार्थी बीजेपी आरएसएस का। इनको मैं नोटिस कल भेजूंगा 100 करोड़ का सबको। आने दो, मैं फाइट करूंगा, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। ठीक है डरे महेश जी, जिंदगी में डरेंगे नहीं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरा महेश जी से। महेश जी, क्योंकि बार बार ये बात कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन से कुछ कहो या उन पर कोई आरोप लगाओ या उनसे सवाल करो तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो सर पार्टी जाने, लेकिन यहाँ पर जो बात आई या इलेक्शन से रिलेटेड आई या अभी समाजवादी पार्टी से विवेक जी ने जो बात कही कि हम यदि कोई बात कह रहे हैं तो वो पब्लिक डोमेन में डाटा क्यों नहीं आ सकता, और यदि वाकई में पार्टी को भी ऐसा लगता है कि यदि कोई जायज मांग है तो उसके लिए तो समर्थन आप लोग कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई ना नहीं होना चाहिए। हमेशा ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उन्हें जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करेंगे, और यहां बोल के सर आप भी काउंटर हो गए। और चोर गद्दी चोर है, क्या बोलेंगे लोग? अब बोलने तो दीजिए महेश जी। छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं। महेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? ये लोग मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। महेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए शायद कनेक्ट नहीं कैसा आएगा? नहीं वोट चोर हुआ है ना, कैसे आवाज आएगा राखी जी? ठीक है विवेक जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। अनम्यूट करिए विवेक जी, अनम्यूट करिए। जी राकेश जी, मैं 2 खबर पढ़ दूं पहले। इंडिया इलेक्शन कमीशन अंडर फायर फ्रॉम अपोजिशन, ये अरब न्यूज ने प्रिंट किया है। व्हाई इंडिया इलेक्शन कमीशन इज फेसिंग अ टेस्ट ऑफ क्रेडिटेबिलिटी, ये बीबीसी न्यूज ने कवर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीसी न्यूज, फ्रांस 24, अरब न्यूज ने, जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान जो हैं, जो पूरे विश्व को देखते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट, विश्वास के संकट की ओर इशारा किया गया है। इन रिपोर्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कथित उल्लंघन, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और ईवीएम वीवीपैट सत्यापन से संबंधित चिंताओं का उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने भारत की जो गिरती साख है, लोकतंत्र की जो गिरती साख है, उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार आज मोदी सरकार है। और उससे बड़ी बात मैं कहूंगा, आज भी अगर आप देखिए भाजपा के प्रवक्ता जो बैठ रहे हैं अलग अलग चैनलों पे, जो डिबेट करते हैं, चूंकि आप लोग भी नजर बनाए रखते हैं, उनके सामने टीएन शेषन जी के नाम के अलावा कोई नाम नहीं है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। वो आज भी टीएन शेषन जी का ही नाम लेते हैं। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि अगर टीएन शेषन का कार्यकाल आपके कार्यकाल के समय नहीं था, तो वर्तमान जो कार्यकाल के अधिकारी हैं उनका नाम लेने में आपको क्या समस्या है? टीएन शेषन जैसा उदाहरण दूसरा कोई आज तक प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? उसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि आपकी जो चुनावी रणनीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सहभागी है। उससे बड़ी बात, मैं एक आरोप भी लगा रहा हूं और इसका जवाब भी चाहिए देश को। जिस तरह से अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद या अपने परिवार के रसूखदार जो बड़े पोजीशंस पे लोग बैठे हैं उनको मलाईदार पदों पे बिठाने के लिए इस तरह से देश की जनता के भरोसे के साथ और उसके विश्वास के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं,
क्या इस पर कोई नया कानून बनाना चाहिए कि भ्रष्ट अधिकारी जब इस तरह के संवैधानिक व्यवस्था को का दुरुपयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसके साथ जितने लोगों तक लाभ पहुंचा उन सभी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है देशद्रोह के कानून से नामजद किया जाना चाहिए। उनके ऊपर डेफिनेटली एक ट्रायल शुरू होना चाहिए कि पूरे देश की जनता के साथ धोखा करने वाला कम से कम इस देश का राष्ट्रद्रोही तो माना जाएगा। मुझे लगता है कि उसको ब्लैकलिस्ट घोषित करने की जरूरत है, ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है। वरना इन अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि ये देश की जनता को खुलेआम दिन दहाड़े धोखा दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो टूल किट ला करके ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि विपक्ष गलत है। हम कह रहे हैं हमने एक आरोप लगाया, उस आरोप की जांच तो होनी चाहिए। उस जांच को निष्पक्षता से करने के लिए आप पैनल बना लीजिए, विपक्ष का पैनल होगा, आपका पैनल होगा, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन हमारे लोग भी रहेंगे उस पैनल में ताकि उस बात की सत्यता को सामने लाया जा सके। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह से इस समय दुरुपयोग हो रहा है, अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि वो ठाकुर का कभी कुआं हुआ करता था, ठाकुर का कबीला अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी। राखी शिवानंद जी, दूसरी बात, अमित शाह जी गुजरात से 10 IAS ऑफिसर बिहार के लिए स्पेशल लेके आया, उनको प्रमोशन कितना हो गया, सब लिस्ट है मेरे पास। उनको भी सीबीआई ईडी नोटिस भेजूंगा, आप भी एक लिस्ट जारी करें। ठीक है, मैं एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी आपको, वो 10 ऑफिसर ये को इन सबसे ब्लैकलिस्ट इतर एक करेंगे बहुत हम। बड़ा सवाल है भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, इस चुनावी प्रक्रिया पर जिस तरीके से बाहर के कंट्रीज में भी जो न्यूज़ आ रही हैं, जो चीजें जा रही हैं, जो मैसेज जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना एक छवि को कहीं ना कहीं खराब करता है। राखी, देखिए, हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और जहाँ तक विदेशी मीडिया हो चाहे जो भी हो, खबरें उठाने वाले लोग हैं, हम सिर्फ उन्हीं पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये उनका काम है समाचार प्रसारित और प्रकाशित करने का, उन्होंने किया है। जो यहाँ पर जो चीज़ें सामने आती हैं उसको मीडिया उठाता रहता है, तो इससे कोई हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर, हमारी जो है लोकतंत्र पर कोई खतरा है नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सवाल उठते रहेंगे, विपक्ष हमेशा सवाल उठाएगा, सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा। अब सवाल चूँकि चुनाव आयोग से है तो चुनाव आयोग सक्षम है, और चुनाव आयोग के पास बहुत सारी सिस्टम है जिसके माध्यम से जवाब देगा। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सवाल यहाँ ये खड़ा है कि 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी, तो इन 272 लोगों में, अभी विवेक जी बोल भी रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी उसकी भी अपनी एक साख है, तो जिसकी साख पर हमेशा सवाल उठाया जाता है, ऐसे लोग भी सवाल करें, तो ये तो लोकतंत्र है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग मतदाता है, और देश का मतदाता उसको सुरक्षित रखना चुनाव आयोग का काम है। जहाँ तक भारत सरकार का काम है, भारत सरकार हमेशा जो है उसको प्रयास करना चाहिए कि इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा सीधे ना करके पूरे सिस्टम पर में सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से आई है, वोट चोरी का सवाल है, चिट्ठी पर बवाल। अब ये 272 लोगों की चिट्ठी पर बवाल हो रहा है, ये जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा सीधा इस पूरे पत्र में बोला गया है, लिखा गया है, तो जवाब अब कांग्रेस और राहुल गांधी को देना है। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो देखिए, सबको अपनी अपनी जगह पर यह बात बिल्कुल सही है कि जिसकी साख पर सवाल आएगा, जवाब तो उसी को देना पड़ेगा। तो यदि ये ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये मामला एक अच्छा मैसेज तो नहीं देता। अब क्योंकि SIR जारी है, दूसरे राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस चीज को आगे ना बढ़ाते हुए जो इलेक्शन कमीशन से बातें की जा रही हैं, वो भी इस चीज की गंभीरता को समझकर यदि जवाब देते हैं तो बहुत बेहतर होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।